नमस्कार। आज हम राजस्थान की कुछ अहम झीलों पर एक नज़र डालने वाले हैं। हमारे पास ये कुछ नोट्स और दस्तावेज हैं जिनमें इन झीलों की खास बातें लिखी हुई हैं। हाँ, काफी डिटेल है इनमें। मकसद यही है कि इन स्रोतों से समझें कि राजस्थान में कितनी अलग-अलग तरह की झीलें हैं। मतलब कुदरती भी हैं, इंसानों की बनाई हुई भी, मीठे पानी की भी और खारे पानी की भी। और ये क्यों इतनी जरूरी है ना? हम्म, उनका क्या महत्व है? बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। देखते हैं क्या है इन नोट्स में। हाँ। शुरुआत पुष्कर से करते हैं। नोट्स कहते हैं ये अजमेर शहर से थोड़ी ही दूर है, उत्तर पश्चिम में, और ये कुदरती मतलब नेचुरल मीठे पानी की झील है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसे बहुत पुराना माना जाता है। पारंपरिक तौर पर तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इसे बनाया था, और ये राजस्थान की सबसे पवित्र झीलों में गिनी जाती है। अच्छा, ब्रह्मा जी ने? हाँ, ये मान्यता है। कुछ भूवैज्ञानिकों का अंदाजा है कि शायद ये किसी पुराने ज्वालामुखी के मुंह मतलब क्रेटर या काल्डेरा में बनी हो, या जमीन धंसने से बाद में धार्मिक कहानियां जुड़ गई होंगी। हो सकता है। यहाँ 52 घाट हैं, ये तो जबरदस्त बात है। नोट्स में वरा घाट, गऊ घाट जैसे कई नाम दिए हैं। इतने सारे घाट, मतलब कितनी बड़ी और अहम जगह रही होगी। हाँ बिल्कुल, और पास में पहाड़ी पर सावित्री माता का मंदिर भी है। अच्छा, इसमें यह भी लिखा है कि 1997-98 के आसपास कनाडा की मदद से यहाँ सफाई भी हुई थी। मतलब टाइम के साथ थोड़ी देखभाल की जरूरत तो पड़ती है। है ना? है ना? बिल्कुल। इतनी पुरानी और लोकप्रिय जगह है तो स्वाभाविक है इसे कई नाम भी दिए गए हैं, जैसे तीर्थराज मतलब तीर्थों का राजा, कोंकण तीर्थ, आदि तीर्थ। ओह, ये नाम इसके गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को दिखाते हैं। हिंदुओं के लिए ये पांचवां बड़ा तीर्थ माना जाता है, तो ये घाट और सफाई का जिक्र दिखाता है कि ये सिर्फ धार्मिक ही नहीं, एक तरह का सामाजिक केंद्र भी रहा है। सही बात है। पुष्कर तो हो गई आस्था की बात। अब अजमेर शहर में ही एक और झील का जिक्र है नोट्स में, आना सागर। ये कुदरती नहीं है, ये बनाई गई है, मतलब कृत्रिम। हाँ, कृत्रिम। क्यों बनाते थे लोग झीलें उस जमाने में? उम्म, कई वजह होती थीं। आना सागर के बारे में कहते हैं कि इसे 1137 ईस्वी के आसपास चौहान शासक थे अर्णोराज, उन्होंने बनवाया था। अच्छा। नोट्स में एक कहानी भी है कि तुर्कों के साथ लड़ाई के बाद खून से सनी जमीन को साफ करने के लिए इसे बनवाया गया था। तो पानी सप्लाई के अलावा शायद एक सिंबॉलिक वजह भी रही हो। अरे, युद्ध के बाद जमीन साफ करने के लिए झील बनवाना, ये तो बड़ी अलग बात है। हाँ, ये लूनी या बांडी नदी का पानी रोककर बनाई गई थी। और बाद में क्या कहते हैं, मुगल बादशाहों ने भी इसमें दिलचस्पी ली। हाँ बिल्कुल। नोट्स बताते हैं कि जहांगीर ने इसके किनारे दौलत बाग बनवाया, जिसे आजकल सुभाष उद्यान कहते हैं। अच्छा, हाँ। और फिर शाहजहां ने करीब 1637 में यहाँ संगमरमर के बहुत खूबसूरत मंडप बनवाए, जिन्हें बारादरी कहते हैं, मतलब खुली हवादार बैठने की जगह। वाह, तो ये झील सिर्फ जरूरत के लिए नहीं बल्कि एक तरह से शाही आरामगाह और शान शौकत का हिस्सा भी बन गई। बिल्कुल। अजमेर में ही एक और झील का नाम है फोए सागर। ये भी कृत्रिम है, इसका नाम थोड़ा अंग्रेजी सा लग रहा है। हाँ, सही पहचाना। नोट्स के मुताबिक इसे 1891-92 में एक अंग्रेज इंजीनियर थे मिस्टर फॉय, उनकी देखरेख में बनवाया गया था। ओह, और दिलचस्प बात यह है कि ये एक अकाल राहत परियोजना मतलब फैमिन रिलीफ प्रोजेक्ट के तहत बनी थी। तो मकसद था लोगों को काम देना और पानी का इंतजाम करना। ये बांडी नदी पर बनी है। अरे वाह। तो अजमेर में ही हम देख रहे हैं कि झीलें सिर्फ आस्था या शाही शौक के लिए नहीं थी, बल्कि युद्ध के बाद सफाई से लेकर अंग्रेजों के जमाने में अकाल राहत जैसे बड़े प्रैक्टिकल मकसदों के लिए भी बनी। ये तो उस जमाने की इंजीनियरिंग का कमाल है। हाँ, और एक और बात, नोट्स में लिखा है कि जब फॉय सागर झील में पानी ज्यादा हो जाता है तो वो बहकर आना सागर झील में चला जाता है। अच्छा। हाँ, ये उस समय की वाटर मैनेजमेंट का एक अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। ठीक है, अजमेर से अब थोड़ा जोधपुर की तरफ चलते हैं। हाँ। यहाँ कायलाना झील का जिक्र है। ये भी कृत्रिम है और मीठे पानी की, शहर के पश्चिम में। हाँ, नोट्स में इसके बनने का टाइम 1872 ईस्वी बताया गया है और क्रेडिट सर प्रताप सिंह को दिया है। अच्छा। लेकिन एक और बात लिखी है कि शायद इसकी शुरुआत पहले जोधपुर के शासक तखत सिंह ने की थी और सर प्रताप ने इसे बाद में ठीक करवाया या बड़ा किया। तो ये दिखाता है कि झीलें भी समय के साथ कैसे डेवलप होती रहीं। तो मतलब एक ही झील से दो शासकों का नाम जुड़ा है। इसका मेन मकसद क्या था? मेन मकसद था जोधपुर शहर को पीने का पानी सप्लाई करना। हाँ। आज भी ये बहुत जरूरी है।
नोट्स में ये भी लिखा है कि आजकल इसे हाथी नहर से पानी मिलता है और वो नहर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ी है। मतलब मॉडर्न कैनाल सिस्टम से भी इसे जोड़ा गया है। अच्छा, और इसका फालतू पानी? वो तखत सागर नाम के एक और तालाब में जाता है। ठीक है। जोधपुर में ये एक और झील है बालसमंद। ये कायलाना से भी पुरानी लगती है। नोट्स के हिसाब से 1159 ईस्वी में बनी। ये भी कृत्रिम ही है। हाँ, ये काफी पुरानी है। इसे मंडौर के प्रतिहार शासक थे बालक राव परिहार, उन्होंने बनवाया था। गुर्जर प्रतिहार वंश उस टाइम काफी पावरफुल था। ओ, प्रतिहार वंश। हाँ, तो ये झील उस दौर की निशानी है। बाद में महाराजा सूरसिंह ने इसके किनारे एक महल बनवाया जिसमें 8 खंबे थे और एक जनाना बाग भी। और वो महल अब? आज वो महल एक हेरिटेज होटल बन गया है। क्या बात है! इतिहास कैसे आज भी जिंदा है। झील किनारे बना महल अब होटल है। इसकी गहराई या साइज का भी कुछ अंदाजा है नोट्स में? हाँ, लिखा है कि ये करीब 15 मीटर गहरी है और लगभग 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली है, तो ठीक ठाक बड़ी झील है। चलिए अब रेगिस्तानी इलाके बीकानेर की ओर चलते हैं। यहाँ कुलायत झील का नाम है। ये बीकानेर शहर से कुछ दूर है, दक्षिण पश्चिम में नेशनल हाईवे 15 पर। ये प्राकृतिक है, मतलब कुदरती। हाँ, और ये कपिल मुनि से जुड़ी है जो सांख्य दर्शन के बड़े ज्ञाता माने जाते हैं। कहते हैं उनका आश्रम यहीं था, इसलिए ये एक अहम तीर्थ स्थल भी है। अच्छा। कार्तिक महीने की पूर्णिमा को यहाँ बड़ा मेला लगता है। पुष्कर की तरह यहाँ भी घाट हैं। नोट्स में 52 घाटों का जिक्र है और इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरुद्यान कहा गया है, मतलब रेगिस्तान के बीच एक नखलिस्तान। हाँ, बिल्कुल। यहाँ भी मेले के टाइम दीपदान होता है। हाँ, दीपदान की परंपरा का भी जिक्र है। शाम के टाइम जब झील में इतने सारे दीपक तैराए जाते होंगे तो नज़ारा वाकई बहुत खूबसूरत होता होगा। ये दिखाता है कि पानी का सोर्स रेगिस्तान में कितना कीमती और पवित्र माना जाता है। सही बात है। ठीक है, तब अलवर चलते हैं। यहाँ सिलीसैड झील है। ये अलवर शहर से ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली जयपुर रास्ते पर। ये झील नेचुरल है, लेकिन इसे भी पानी सप्लाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा बांधा गया है। हाँ। इसे राजस्थान का नंदनकानन कहते हैं। नंदनकानन तो स्वर्ग का बगीचा होता है। हाँ, ये नाम इसकी खूबसूरती बताता है। नोट्स के मुताबिक इसे 1845 में अलवर के महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए बनवाया था। मतलब झील तो शायद पहले से थी, पर उन्होंने इसके किनारे एक शानदार महल और शिकार के लिए लॉज बनवाया। अच्छा। ये महल अब राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का होटल है, लेक पैलेस होटल। अच्छा, तो बालसमंद की तरह यहाँ भी शाही महल अब होटल बन गया? हाँ, और ये अरावली पहाड़ियों से घिरी है। हाँ, चारों तरफ अरावली की पहाड़ियां हैं, जिससे इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। तो हमने देखा कि झीलें आस्था, जरूरत, शाही शौक और अब तो टूरिज्म, इन सब चीजों से जुड़ी हुई है। रेगिस्तान और खारे पानी की झीलें, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये ज्योग्राफिकली बहुत यूनिक है। आमतौर पर खारे पानी की झीलें समुद्र के पास होती हैं, है ना? लेकिन राजस्थान में जमीन के अंदर इतनी बड़ी बड़ी खारे पानी की झीलें मिलना वाकई खास बात है। हाँ। नोट्स में सांभर, डीडवाना, पचपदरा, लूणकरणसर जैसी कई झीलों का नाम है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये शायद करोड़ों साल पहले यहाँ मौजूद टेथिस नाम के प्राचीन समुद्र के बचे खुचे हिस्से हो सकते हैं। करोड़ों साल? टेथिस सागर? तो ये झीलें सिर्फ इतिहास ही नहीं, धरती के भूगोल का भी जीता जागता सबूत है। सबसे बड़ी कौन सी इनमें? सांभर झील। ये बहुत बड़ी है और 3 जिलों की सीमा पर फैली है, जयपुर ग्रामीण, अजमेर और वो नया वाला जिला डीडवाना कुचामन। 3 जिले? हाँ। लेकिन इसका कामकाज ज्यादातर जयपुर से देखा जाता है। ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय मतलब लैंडलॉक्ड खारे पानी की झील है। इतनी बड़ी? इसे किसने बनवाया था, या ये भी कुदरती है? इसे भी काफी हद तक कुदरती ही माना जाता है। ये जमीन के नीचे एक बड़े गड्ढे या अवसादी गर्त मतलब डिप्रेशन में बनी है। अच्छा। लेकिन एक पुराना शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख, उसके हिसाब से चौहान राजा वासुदेव ने इसे बनवाया था लगभग 551 ईस्वी में। ओह। हो सकता है उन्होंने इसके पानी को इस्तेमाल करने का इंतजाम किया हो या इसे थोड़ा व्यवस्थित किया हो। इसमें मेढ़ा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला जैसी कई छोटी नदियां आकर गिरती हैं। अच्छा, पानी आता है। हाँ, लेकिन पानी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए नमक जमा होता जाता है। और ये कितनी बड़ी है? नोट्स में कुछ आंकड़े हैं, लंबाई 32 किलोमीटर और चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर तक। ये तो बहुत बड़ी है। हाँ, विशाल है। और ये भारत का लगभग 8.7% नमक पैदा करती है। अकेले एक झील 8.7% नमक, ये तो जबरदस्त आंकड़ा है। हाँ, ये बहुत बड़ी मात्रा है।
सोचिए, एक अकेली झील देश की नमक जरूरत का इतना बड़ा हिस्सा पूरा करती है। 1964 से भारत सरकार की एक कंपनी है, सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड, जो हिंदुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड के अंडर आती है, वो यहाँ नमक बनाने का काम देख रही है। नमक कैसे बनाते हैं यहाँ? नोट्स में क्यार और एस्ता पद्धति का जिक्र है, ये क्या होता है? क्यार का मतलब है बड़े बड़े चौकोर हिस्से खेत जैसे बना देते हैं और उनमें झील का पानी भर दिया जाता है। अच्छा, क्यारियां जैसे। हाँ, बिल्कुल। फिर सूरज की गर्मी से पानी उड़ जाता है और नमक नीचे रह जाता है। रेस्ता शायद हवा की मदद से नमक इकट्ठा करने का तरीका होगा। ये पारंपरिक तरीके हैं। और यहाँ सिर्फ नमक ही नहीं, कुछ और भी खास है। रामसर साइट का जिक्र है इसमें। हाँ, सांभर झील को 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया था। रामसर साइट मतलब ऐसी झील या वेटलैंड जिसे इंटरनेशनल लेवल पर महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर पानी वाले पक्षियों के लिए। सर्दियों में यहाँ हजारों की तादाद में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, जैसे कुरजां, डेमोज़ाइल क्रेन और राजहंस, फ्लेमिंगो। तो ये आर्थिक रूप से तो अहम है ही, पर्यावरण के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। तो सांभर झील तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सब कुछ समेटे हुए। अच्छा, अब अगली खारी झील है डीडवाना। ये नए बने डीडवाना कुचामन जिले में है। इसे खालदा झील भी कहते हैं। हाँ, और यहाँ की खास बात है इसके नमक की क्वालिटी। नोट्स कहते हैं कि यहाँ का नमक खाने लायक नहीं होता। अच्छा, क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड जो हम खाते हैं वो कम होता है और सोडियम सल्फेट ज्यादा होता है। ओह, तो हर खारी झील का नमक एक जैसा नहीं होता। सांबर का नमक खाने वाला और डीडवाना का अलग। तो इस नमक का क्या करते हैं फिर? इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में होता है, जैसे कागज बनाने में या चमड़ा साफ करने में। यहाँ राजस्थान सरकार ने 1964 में एक कारखाना भी लगाया है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, जो सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड बनाता है। अच्छा, अब एक और खारी झील पचपदरा।